is Radhika Kaur with the session number 3 of your chapter Management of Natural Resources, and in this session we are here going to discuss about Forest and Wildlife Set 2. जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेट 1 में हमने डिस्कस करा था अबाउट फॉरेस्ट एंड द स्टेक होल्डर, राइट। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऑल्सो अबाउट सस्टेनेबल मैनेजमेंट and conservation of wildlife. So let's start our session with sustainable management. The controlled use of a resource in such a way that its present availability and continuous flow to the future generation is ensured without any disturbance to the environment is known as sustainable management. Sustainable management क्या होता है? Resources का ऐसा controlled use जिसकी वजह से जो प्रेजेंट की अवेलेबिलिटी है, जो प्रेजेंट को रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफिल हो जाए, साथ में जो कंटिन्यूअस फ्लो है फ्यूचर जनरेशन के लिए वो भी कंटिन्यूड रहे और कोई भी एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ऐसा जो मैनेजमेंट जिसमें ये तीनों चीजें अवेलेबल हो उसे हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट कह सकते हैं। तीनों चीजें समझ में आई। फर्स्ट, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो अवेलेबिलिटीज है वो फुलफिल हो। सेकेंड, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनका कंटिन्यूअस प्ले कंटिन्यू रहे। थर्ड, जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जहाँ पे ये तीनों चीज कंटिन्यूड रहेंगी, ये तीनों चीज प्रेजेंट रहेंगी, उसी मैनेजमेंट को हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। क्लियर? दैट द कंट्रोल्ड यूज ऑफ अ रिसोर्स इन सच अ वे that its present availability and continuous flow to the future generation is ensured without any disturbance to the environment is known as sustainable management. Clear? And the resources should be used in such a way that it does not hinder the present progress and also does not put at stake the future availability of the resources. जो रिसोर्सेज है वो इस तरीके से यूज होनी चाहिए, इस वे में यूज होने चाहिए कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेस है वो उसे हिंडर ना करे, दैट इज जो प्रेजेंट प्रोग्रेस है उसे अफेक्ट ना करे। क्लियर? साथ ही साथ में जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी की रिसोर्सेज की जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी है उसको भी स्टेक पे ना रखे, दैट इज वो भी डेंजर में ना हो और जो प्रेजेंट प्रोग्रेस है वो भी हिंडर्ड ना हो, दैट इज प्रेजेंट जनरेशन जो है प्रेजेंट प्रोग्रेस है वो भी कंटिन्यूड रहे और जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसको जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कंटिन्यूड रहे, दैट इज दोनों को ही बेनिफिट हो, किसी को भी लॉस ना हो। समझ में आया? दैट द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट हिंटर द प्रेजेंट प्रोग्रेस एंड आल्सो डज नॉट पुट एट स्टेक द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। यदि इस वे में हमारा मैनेजमेंट हो रहा है, यदि इस वे में हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब बात आती है जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसका कंसेप्ट क्या है? दैट इज कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू सस्टेन नेचुरल सिस्टम एंड देयर यील्ड्स व्हिच कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ये वो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का जिसके थ्रू नेचुरल सिस्टम्स और उनकी यील्ड को सस्टेन किया जाता है, जिन्हें मेंटेन किया जा सके काफी लॉन्ग टाइम तक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। दैट इज एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना जितने भी हमारे नेचुरल सिस्टम्स हैं उनकी यील्ड्स को सस्टेन किया जाए, उनको लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन किया जाए और जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट ना हो। यही कंसेप्ट होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का और इसी पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट वर्क करता है। क्लियर? दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सस्टेन नेचुरल सिस्टम and their yields which can be maintained for a long time without any damage to the environment. Clear? And the forest resources need to be used in a manner which is environmentally and developmentally sound. जो forest resources हैं उन्हें इस तरीके से यूज करना है वो environmentally और developmentally दोनों ही sound करे, that is environmentally भी वो perfect रहे और developmentally वो perfect रहे। Clear? यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें दोनों ही तरीके से यूज करना है जो बेनिफिट गेन करें हम। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज कंटिन्यूअसली इन सच अ वे दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड। नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्वियसली इस तरीके से हमें यूज करके चलना है, इस तरह से कंटिन्यूअसली यूज करते हुए चलना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है दोनों ही साथ साथ में चले, दोनों ही अफेक्ट ना हो किसी एक पे फोकस करके,
तो सिंपल सी चीजें हमें दोनों पे फोकस करते हुए रहना है ताकि दोनों ही साथ में चले, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें मिले और जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है वो भी हमें गेट हो। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा चिपको आंदोलन, हग द ट्रीज मूवमेंट। ये काफी फेमस मूवमेंट था जो 1970s में चला था। क्लियर। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अर्ली 1970s फ्रॉम रेनी विलेज इन गढ़वाल। गढ़वाल का एक रेनी विलेज था, वहां पे 1970s में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि एक्चुअली कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि रेनी विलेज के पास जो फॉरेस्ट था उसके ट्रीज को कट कर दिया जाए। दैट टाइम जो रेनी विलेज था वहां पे जो मेंस पॉपुलेशन थी वो एब्सेंट थी, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे किसी रीजन से। तो क्या हुआ कि जो वहां की विमेंस थी उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया एंड दे डिनाइड कि अब हम आपको ये ट्रीज को कट करने नहीं देंगे। और क्या हुआ, एट लास्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको डिफीट होना पड़ा, उन्हें वहां से अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना पड़ा बिना किसी ट्री को कट किए। तो ये जो मूवमेंट था ये एक फेमस मूवमेंट है जो ये शो करता है कि जो पीपल है वो चाहते थे फॉरेस्ट को कंजर्व करना, और चिपको मूवमेंट के थ्रू ही जो पीपल थे उनका पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर। उनको देख के ही जो पीपल पार्टिसिपेशन है उसमें क्या हुआ, दैट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। सिंपल सी बात है कि जो फॉरेस्ट है उनका जो मैनेजमेंट यदि हमें इफिशिएंट वे में करना है तो ऑब्वियसली जो स्टेक होल्डर्स फर्स्ट पोजीशन पर रहते हैं, दैट इज जो लोकल पीपल रहते हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनका यदि पार्टिसिपेशन होगा, यदि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहेंगे तभी जो फॉरेस्ट है वो बेटर तरीके से मैनेज हो पाएगा, एफिशिएंट वे में मैनेज हो पाएंगे। क्योंकि जो लोकल पीपल रहते हैं वो हमेशा फॉरेस्ट के पास रहेंगे। यदि पीपल उन्हें अनवांटेडली कट कर रहे हैं प्लांट्स को तो जो लोकल पीपल है वो उन्हें डिनाई कर सकते हैं, उन्हें डिफीट कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेशन से, और जो फॉरेस्ट है उन्हें वो कंजर्व कर सकते हैं। ये जो शुरुआत हुई ये चिपको आंदोलन से ही हुई, हक द मूवमेंट से ही हुई। तब वहां पे देखा पीपल्स ने कि जब कुछ लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम भी कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा दैट द प्रोग्राम नेम्ड सिल्वीकल्चर हैड आल्सो बीन स्टार्टेड to replenish the depletion forest so as to meet the diverse needs। एक प्रोग्राम सिल्वीकल्चर स्टार्ट हुआ टू रिप्लेनिश द डिप्लीटिंग फॉरेस्ट। जितने भी हमारे डिप्लीटिंग फॉरेस्ट थे, क्लियर, जिन फॉरेस्ट को डिप्लीट किया जा रहा था उसे रिप्लेनिश करने के लिए एक सिल्वीकल्चर प्रोग्राम को नेम दिया गया सो एज टू मीट द डाइवर्स नीड्स, ताकि जो नीड्स है, जो भी हमारी डाइवर्स नीड्स है वो कंप्लीट हो जाए और जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट ना हो। इसके लिए एक प्रोग्राम सिल्वीकल्चर स्टार्ट हुआ जो पीपल्स की पार्टिसिपेशन की वजह से ही स्टार्ट हो पाया। तो सिंपल सा फंडा है और वो ये है कि यदि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो जो जनरेशन्स है, जो पीपल है, उनको भी पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोकल पीपल है वो फॉरेस्ट को एक बेटर वे में कंजर्व कर सकते हैं रेदर देन अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज। There is an example of people's participation in the management of resources। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट में एक एग्जाम्पल है जो पीपल के पार्टिसिपेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का है। क्लियर। दैट इन 1972 वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। 1972 में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो साल फॉरेस्ट डिग्रेड होते जा रहे हैं साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट के, उन्हें वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे वो फेल हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्विलियंस एंड पॉलिसिंग हैड लेड टू अ कंप्लीट एलिनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स। ये जब सब हो रहा था, वहां पे जो मूवमेंट्स चल रहे थे, वहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बातें चल रही थी, तो क्या हुआ, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं और विलेजर्स हैं उनके बीच में काफी सारे क्लैशेस भी हुए। फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन वर आल्सो अ मेजर फैक्टर इन fueling द मिलिट्री पीसेंट मूवमेंट्स लेड बाय नक्सलिटीज। ये जो फॉरेस्ट और लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे हो रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक मेजर फैक्टर प्ले किया और जितने भी हमारे मिलिटेंट पीसेंट मूवमेंट्स थे उनको लेड किया गया बाय नक्सलिटीज। क्लियर। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट चेंजेस स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट था उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी।
मेकिंग अ बिगिनिंग इन द अरवारी फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने अपनी बिगिनिंग स्टार्ट करी थी अरावरी फॉरेस्ट जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की रेंज में प्रेजेंट है। Here at the insistence of far-seeing forest officer A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1.272 hectare of badly degraded sal forest। क्या हुआ कि A.K. बनर्जी के साथ में जो विलेजर्स थे वो भी इन्वॉल्व हो गए 1.272 हेक्टेयर्स बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। In return for help and protection, villagers were given employment in both silviculture and harvesting operations। ये जो प्रोटेक्शन में हेल्प के रिटर्न में जो विलेजर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया सिल्वीकल्चर में और हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस में। 25% of the final harvest and allowed fuel wood and fodder collection on payment on a nominal fee। क्या हुआ, जो दिया गया उन्हें एम्प्लॉयमेंट, उसमें एक रूल था दैट 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट, जो भी फाइनल हार्वेस्ट होगा उसका 25% दिया जाएगा टू द विलेजर्स एंड अलाउड फ्यूल वुड, जो फ्यूल वुड होगी वो भी उन्हें अलाउ की जाएगी, फॉडर कलेक्शन जो होंगे वो भी उन्हें अवार्ड दिए जाएंगे विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी थी वो एक्टिव थी, वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग थी, सो ये सब चला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो पीपल्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो साल ट्रीज थे उनको डिग्रेड होने से सेव किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि यदि पीपल पार्टिसिपेट करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके बाद आता है हमारा वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। क्यों वाइल्ड लाइफ को बचाने की रिक्वायरमेंट है, क्यों उसे कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। The depleting wildlife also includes animals present in these forests। जो वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होती जा रही है वहाँ पे भी क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उन फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं उनको भी इंक्लूड करता है। क्लियर है ना? The depleting wildlife also includes animals present in these forests। फॉरेस्ट में जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीट ही तो कर रहे हैं। The killing of wild animals present in forest for commercial benefits is also an increasing threat। जो वाइल्ड एनिमल्स को किल कर दिया जाता है अपनी खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने खुद के कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए, वो भी क्या है, एक थ्रेट को इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर दैट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट इन फॉरेस्ट फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स इज आल्सो एन इंक्रीजिंग थ्रेट। क्लियर, एक्चुअली द एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, टीथ, फर, फेदर्स, टस्क एटसेट्रा यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। जो एनिमल्स हैं उन्हें किल कर दिया जाता है उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके फर के लिए, फेदर्स के लिए, टस्क के लिए, और जो भी हमारा केमिकल प्रोडक्शंस है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स को किल कर देते हैं। These practice disturb the existing food chain in the ecosystem and thus ecological balances। ये जो प्रैक्टिस है ये क्या कर रही है, ये जो फूड चेन है, एग्जिस्टिंग फूड चेन है, उसे डिस्टर्ब कर रही है, इकोसिस्टम में अवेलेबल फूड चेन को डिस्टर्ब कर रही है, साथ साथ में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे भी ये डिस्टर्ब कर रही है। क्लियर, तो क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ले सकते हैं। फर्स्ट, द पोचिंग शुड बी मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। जो एनिमल्स हैं उनको किल करना हुआ या फिर उनकी पोचिंग हुई, उसे हमें क्या करना है, उसे एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह बना देना है। दैट इज यदि कोई भी पीपल ये करता है तो उसको फाइन किया जाए। मॉनिटरिंग बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी इंक्रीज। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो पीपल हैं वो एनिमल्स को पोच ना करे, एनिमल्स को किल ना करे। इंक्रीज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज विद एडिक्वेट सिक्योरिटी। जो नेशनल पार्क्स हुए, सेंचुरीज हुए, उनके जो नंबर्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट कर देना चाहिए और उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा देनी चाहिए। So these were the measures for the conservation of wildlife. By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is how is the increase in demand for energy affecting atmosphere? ये जो एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है ये एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट कर रही है? You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, increased consumption of fossil fuels releases a lot of polluting gases.
जो ये फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन होता जा रहा है, इसका जो इंक्रीज कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल्स का, ये क्या करता है, काफी सारी पोल्यूटिंग गैसेस को रिलीज करता है, some of which are causing global warming and producing acid rain, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, एसिड रेन कॉज करते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो हार्म होता जा रहा है। Is that clear that the increased consumption of fossil fuels releases a lot of polluting gases and some of which are causing global warming and producing acid rains? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया obviously about forest conservation and wildlife conservation. हमने स्टडी किया what are the measures to conserve wildlife and all. So I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.